एक बार की बात है, बर्फीपुर में 4 दोस्त रहते थे। उनके नाम थे राजू, काजू, बिरजू, गिरजा। वह बहुत घनिष्ठ मित्र थे। उनकी दोस्ती की सब मिसाल देते थे। वह एक दूसरे की हर वक्त मदद करते थे। वह साथ में पढ़े लिखे और जवान हुए, लेकिन वह बिल्कुल निकम्मे थे। सारा दिन इधर उधर घूमते रहते थे, कुछ काम धंधा नहीं करते थे। उन सभी के माता पिता कई बार एक दूसरे के घर आकर बातचीत करते और अपने बच्चों को लेकर चिंतित होते रहते। एक दिन वह एक छोटे और गरीब लड़के को तैरना और मछली पकड़ना सिखा रहे थे, ताकि वह कुछ कमाई कर अपना घर चला सके। उधर इस लड़के की अम्मा आ रही थी। उन चारों के पास खड़े हुए अपने बेटे को देख वह बहुत नाराज हुई और उनके पास जाकर बोली, बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इन निकम्मों के साथ? चलो यहाँ से, और आगे से इनके पास दिखना भी मत। लड़के की अम्मा उन सब की बिना बात सुने ही चल दी। उनको अपनी बात सुनाने का मौका ही नहीं दिया। वह आपस में बात करने लगे और बोले, यार, अपने को तो लोगों ने इसे ही बदनाम कर रखा है। हम तो उसे कुछ गलत बता भी नहीं रहे थे। हाँ यार, अपनी इज्जत अब कम होती जा रही है। वह गुस्से में आकर उनकी शिकायत लेकर मुखिया जी के घर गई और बोली, मुखिया जी प्रणाम। मुखिया जी, वो चारों ने तो अब बच्चों को बिगाड़ना शुरू कर दिया है। आप उनका कुछ कीजिए। आज पता नहीं मेरे बेटे को कौन सी पट्टी पढ़ा रहे थे। मैंने बहुत इन लड़कों की शिकायत सुनी है। मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो अब यह हमारे गांव के बच्चों को बिगाड़ देंगे। कोई बात नहीं शारदा, तुम जाओ, मैं आज ही जाता हूं इनके माँ बाप के पास। मुझे कुछ दिन और देखना होगा। अगर इनकी फिर से शिकायत आई तो मैं जरूर इनके माँ बाप के घर जाऊंगा और उनको शिकायत करूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो सख्ती भी दिखानी होगी। लेकिन उन लड़कों को कोई खबर नहीं थी कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे थे। उनका रवैया वहीं रहा। मुखिया जी को अब लोगों ने रास्ते में घेर घेर कर शिकायतें करनी शुरू कर दी। वह बोले कि हमारे यहाँ बहू बेटियां रहती हैं और ये लड़के ऐसे ही कहीं भी खड़े हो जाते हैं। यह सुनकर मुखिया जी बोले, कुछ भी बोलो रामू, वह लड़के काम धंधा भले ही न करते हो, लेकिन किसी की बहू बेटियों को तो वह कुछ भी नहीं कहते। लेकिन उनकी काम न करने की वजह से वह बदनाम हो रहे हैं। अब तो मुझे बिना बात की बदनामी से इन लड़कों को बचाना होगा। मुझे इनके घर जाना होगा और इनके माँ बाप से बात करनी होगी। अगले दिन वह डरे सहने हुए मुखिया के घर गए और मुखिया ने उनको सारी बात बताई जो लोग उनके लड़कों के बारे में कर रहे थे। मुखिया जी, यह क्या बकवास किए जा रहे हैं लोग हमारे बेटों के बारे में? अम्मा, कर तो बकवास ही रहे हैं। बस आपके बेटे काम धाम नहीं करते तो लोगों को बस उनसे रंजिश सी हो गई है। मेरा काम था आप लोगों को बताना, अब आगे आपको अपने बेटों को समझाना होगा। वह सभी शर्मसार होते हुए घर को चले गए। वह बहुत गुस्से में थे। उनके परिवार के लोगों ने घर पर जाकर बातचीत की और उन्होंने एक फैसला किया। आज हम इस रोज रोज की परेशानी को खत्म कर ही देंगे। जो हम करेंगे उनसे अपने बच्चों का भला निश्चित है। आप बड़े हैं अम्मा जी, जो आपने फैसला किया है अच्छा है। वह सारा दिन घूम घुमा कर वापस आए। अरे, आज कैसे सभी एक ही जगह इकट्ठे हुए बैठे हैं? कुछ खास है क्या? बोलो दादी, तुमने कुछ खास खाने को बनाया है हमारे लिए? बनाया तो कुछ नहीं है, बस तुम लोगों से कुछ बात करनी थी। आप लोगों को घर छोड़कर जाना होगा। हम अब लोगों की बातें नहीं सुन सकते। बाहर निकल जाएं, लेकिन क्यों दादी? बेटा, मुझसे तुम्हारे बारे में बातें नहीं सुनी जाती। लोग तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाने लगे हैं। मुझे पता है तुम सब साफ हो। बस तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है दादी, हम चले जाएंगे और इस दाग को मिटा कर ही दम लेंगे। उनकी दादी बहुत रोने लगी अपने बच्चों को जाते देख। उन सभी ने उसी वक्त गांव छोड़ दिया। अब वह दूर दूर निकल गए। वह जंगलों में से होते हुए गहरे समुद्र को पार कर अपने गांव से बहुत दूर निकल आए। उनको कुछ नहीं पता था कि कहाँ जाएं, बस गुस्से में चलते गए और थककर एक जगह पर सो गए। उनके ऊपर अचानक एक चुड़ैल झूला झूल रही थी। अरे वाह, आज तो 4 मोटे ताजे आदमी हमारी बस्ती में खुद आए हैं। वह बहुत थके हुए थे, लेकिन उनमें एक को चुड़ैल की हंसी सुन गई और वह उठ गया। वह डरा हुआ बोला,
चुड़ैल बहन जी, आप मुझे ले जाओ और काट काट कर खा लो, लेकिन मेरे दोस्तों को शांति से सोने दो, उनसे तुम दूर चली जाओ। ठीक है लड़के, तुमको मेरे साथ चलना होगा। तुम्हें अपने दोस्त बचाने हैं तो चलो। उनका दोस्त मिट्टी में अपना ख्याल रखना लिखकर चला गया। सुबह वह तीनों दोस्त उठे और उनके दोस्त का संदेश देख हैरान परेशान हुए और उन्हें कुछ समझ न आ रहा था। तभी उधर से अचानक एक ऋषिवर आए। वह उनसे बोले, पुत्र, तुम चुड़ैलों की बस्ती में क्या कर रहे हो? ऋषिवर, हम दूर सफर से आए थे और यहाँ सो गए, और सुबह हमें यह संदेश मिला और हमारा दोस्त गायब था। तुम प्रार्थना करो कि वह अच्छी चुड़ैल के पास ही हो। भगवान से दुआ करो और मेरे साथ चलो। शाम ढलने से पहले तुम बहुत भाग्यशाली हो जो एक रात इस बस्ती में टिक गए। बेटा, मुझे अब ज्ञात है तुम यहाँ क्यों हो। तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने गांव वालों से परेशान होकर गांव से बाहर निकाल दिया क्योंकि तुम काम नहीं करते थे। ऋषिवर, हमारा मार्गदर्शन करें, हम अपना दोस्त भी गवा चुके हैं, कृपा हमें रास्ता दिखाएं। काजू, तुम मुझे उगती किरण के समय मिलना। गिरजा, तुम मुझे दोपहर के वक्त मिलना। बिरजू, तुम मुझे शाम को मिलना। आज की रात उनके लिए सब कुछ बदलने वाली थी। आज वह बहुत सुकून से सोए ताकि आगे के लिए तैयार हो सकें। ऋषिवर, बताएं मुझे क्या करना होगा? नाग, जंगलों की तरफ चले जाओ। वह तुरंत ही वहां से चल दिया। गिरजा को ऋषिवर ने बोला कि तुम सिंह के मुख में अंडा रख कर आओ। बिरजू, तुम चींटियों के प्रदेश जाओ और चीता महाराज से मिलो। विचित्र कार्यों को सुन वह थोड़ा घबराए, लेकिन वह निकल गए अपनी मंजिल की तरफ। काजू खेत खलियान बियाबान पार कर चलता गया और थक कर बोला, हे भगवान, मैं किधर जाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कहाँ से ढूंढूं ये नागलोक? वह थक के वहीं सो गया और तभी वह ऋषि उसके स्वप्न में आए और बोले, पुत्र, उत्तर की तरफ जाओ और सिद्ध सपेरा तुम्हें बताएगा कि क्या करना है। वह उठ गया और देखा कि उसे स्वप्न आया। ऋषिवर ने उसे रास्ता दिखाया और अब वह चल दिया। वह सिद्ध सपेरे के पास पहुंच गया। उसने उससे नागलोक का रास्ता पूछा और सपेरे ने उसे बताया और एक बीज मंत्र दिया जिससे वह नागों के कहर से बच पाएगा। उसने एक झरने से छलांग लगा दी। उधर गिरजा भी सिंह जंगलों में गया और अब उसे भय लगने लगा। वहां के सिंह बहुत भयावह थे। जब गिरजा को कुछ न सूझा तो उसने प्रार्थना की और बोला, हे देवी माँ, मेरी माता सदैव तुम्हें याद करती हैं जब भी वह किसी मुसीबत में होती है। आज मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, कृपया इन भूखे सिंहों को शांत करें और मुझे अपना कार्य संपन्न करने की योग्यता दें। उसकी प्रार्थना माता रानी तक पहुंच गई। मेरे पुत्र ने मुझे याद किया। इतने वर्ष, इतने साल गुजर गए। आज बरसों बाद उसने मुझे याद किया। मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। गिरजा तो झाड़ियों में छुप सो गया। तभी वहां माता रानी प्रकट हुई। उन्होंने साधारण स्त्री का रूप धारण किया और जैसा गिरजा ने बोला वैसे ही उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। अगले दिन जब वह सोकर उठा तो सारे सिंह उसके आसपास आराम से बैठे थे। वह यह नज़ारा देखकर डर गया और बहुत हैरान हो गया। माता रानी ने खुद आकर अपने पुत्र की रक्षा की थी। उसने सिंह के मुंह में अंडा डाल दिया और ऐसे उसने अपना कार्य संपन्न कर दिया। मैंने कभी काम नहीं किया क्योंकि मुझे लगता था मुझ में कोई भी क्षमता नहीं है और मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं कि जो मेरे पास नहीं है वह मैं माता रानी से प्रार्थना करके मांग सकता हूँ। मैंने कभी उनसे मांगा ही नहीं। उधर बिरजू बैठा था। चींटी प्रदेश ढूंढते ढूंढते थक गया। चलते चलते वह एक तालाब पर गया और उसे वहां एक बोलने वाला मगरमच्छ मिल गया। वह उससे बोला, बेटा, मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। मुझे जंगल में से कुछ मार कर ला दो। मुझ में अब हिम्मत नहीं है चलने की। नदियां और तालाब तो सूखते जा रहे हैं। वह जंगल में गया और उसने एक जानवर मारा और मगरमच्छ को डाल दिया। उसने उसको बहुत सारा खाना ला कर दिया। मगरमच्छ ने खुश होकर बोला, तुम इन जंगलों में क्या कर रहे हो पुत्र, बोलो। मगरमच्छ महोदय, मुझे चींटी प्रदेश जाना है। पुत्र, तुम दक्षिण में जाओ और तुम्हें मीठे जंगलों के बीचों बीच तुम्हें एक द्वार दिखेगा। वही रास्ता है चींटी प्रदेश का। वह जंगल जंगल चलता गया अपनी मंजिल की तरफ और अंत में उसे कुछ मीठी मीठी खुशबू आने लगी। वह चींटी प्रदेश के द्वार पर पहुंच गया। वह चींटी प्रदेश में पहुंच गया। उसने जाते ही देखा कि चींटियों का कोई राजा नहीं है, न ही सेनापति, फिर भी वह काम कर रही थी। बिरजू को एक चींटी मिली और वह उसे बोली, बिरजू, मुझे पता था तुम यहाँ आने वाले हो।
चलो तुम्हें 80 चींटियों के बिल खोदने हैं। बिरजू यह सुनकर घबरा गया। फिर उसने एक के बाद एक चींटी को आते जाते देख वह निरंतर काम कर रही थी और बोला, जब ये जीव निरंतर काम कर रहे थे तो मैं भी काम कर सकता हूँ। वह खूब मेहनत और चींटियों को देखता कि वह कैसे दिन रात काम करती। चींटियों को मेहनत करते देख वह भी नहीं थका और उसने बहुत सारे बिल खोद दिए और उसको काम में बहुत मजा आने लगा और मेहनत निरंतर करता रहता था। उसने जब रात को खाना खाया तो उसे वही सादा खाना बहुत स्वादिष्ट लगा और वह बहुत प्रसन्न था। तभी उसके पास एक चींटी आई तो वह बोला, कैसी हो चींटी? ठीक हूँ मैं, तो तुम बताओ कैसे हो? चींटी बहन, तुम इतना परिश्रम करती हो किस लिए? तुम्हें तो कोई डांटने वाला भी नहीं, फिर भी इतना परिश्रम क्यों? देखो बिरजू भैया, सर्दी आने से पहले हमें अपने और अपने साथी चींटियों के भोजन एकत्रित करना होता है। कुछ चींटियां घर बनाती है और कुछ रानी की रक्षा करती है। हमें अगर सर्दी में बचना है तो काम करना ही पड़ेगा और हमें काम करने में सुकून मिलता है। जिस दिन हमारी रानी का भी काम खत्म उस दिन उनकी भी मृत्यु हो जाती है। जीवन लंबा जीना है तो लगातार काम करो। जिस दिन काम खत्म तुम्हारा जीवन खत्म। चींटी बहन, तुम ठीक कहती हो। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तब वह काम छोड़ देता है, तभी उसकी मृत्यु होती है। अब मैं निरंतर काम करूंगा, क्यों? मुझे जिंदगी लंबी तो हमेशा से ही जीनी थी। जितना काम बचा होगा उतना मैं ईश्वर से और जीवन मान लूंगा। बिरजू को चींटियों ने जिंदगी लंबी जीने का सबक सिखाया। उधर काजू झरने में गिरकर नागलोक में आ गया। झरना नागलोक का द्वार था। काजू बीज मंत्र का जाप करता हुआ आगे बढ़ा। उसने एक नागिन को एक नेवले से बचाया और उस नागिन को उससे देखते ही प्यार हो गया। नागिन उसके पीछे पीछे चल दी। वह थक हार के सो गया क्योंकि उसको पता नहीं चल रहा था कि वह क्या करे। तो वहीं वो नागिन उसके पास आई और उसके सिरहाने दूध रख दिया। वह एक पेड़ पीछे छुप गई और उसकी रक्षा करती रही। जब वह सुबह उठा तो अपने सिरहाने दूध रखा देख उसे एहसास हुआ कि कोई उसकी मदद कर रहा है। कुछ दिन बाद वह एक दूसरे को मिले और उन्होंने बातचीत हुई और नागिन ने उससे पूछा कि वह एक इंसान यहाँ क्या कर रहा है। बातचीत के दौरान काजू ने नागिन को सब कुछ बता दिया। नागिन ने उसकी पूरी बात समझी और उसे बोला कि वह हमारे सिद्ध गुरु के पास जाए। उनके गुरु बहुत सिद्ध पुरुष थे। वह उसे देखते ही बोले, बेटा तुम यहाँ क्यों आए हो यह तो मुझे पता है, अब मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। उसने बोला कि मैं अपने गांव में काम नहीं करता था और मुझे घर से निकाल दिया गया, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या करूं। चलो मैं तुम्हें एक कला में माहिर करूंगा। ठीक है गुरुजी, आप मुझे सिखाएं। नागों के गुरु ने काजू को आंखों की दवाई बनाने का नुस्खा बताया और उसे इस नुस्खे को बनाने में माहिर होने को बोला। वह बोल बोल कर नुस्खा याद करता और बार बार उसे बनाकर देखता। आखिरकार वह नुस्खा बनाने में माहिर हो गया। उधर जब काजू ने नुस्खा सीख लिया तो उसने नाग गुरु को धन्यवाद दिया और वापस लौटने की तैयारी करने लगा। तभी वहां नागिन आई और उससे बोली, काजू, क्या तुम मुझे यही छोड़ कर जाओगे? क्या तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं? मैं आपसे कहता हूं देवी, आप मेरे साथ कैसे चल सकती हैं? आप तो यहाँ की निवासी हैं। आप इच्छाधारी नागिन और मैं एक इंसान। मुझे आप में कोई कमी नहीं दिखती, लेकिन आप कैसे इंसानों के बीच बिना जहर के रहेंगी? मैं नाग गुरु के पास जाऊंगी और उनसे कोई उपाय पूछूंगी। कृपया आप मुझे अपने साथ ले जाएं। वह उनके नाग गुरु के पास चले गए तो वह बोले, बेटी, तुम अगर इंसानों की बस्ती में जाना चाहती हो तो तुम्हारे साथी को तुमसे सच्चे मन से प्रेम करना होगा और इस प्रेम की बदौलत 5वें वर्ष में तुम नाद योनि से मुक्त हो जाओगी। वह दोनों अब ऋषिवर की कुटिया की तरफ निकल पड़े। वह तीनों लड़के और नागिन भी उनके साथ वापस कुटिया तक आ गई और उन्हें देखकर ऋषिवर बोले, बेटा तुम तीनों आ गए अपना काम पूरा करके। चलो अच्छा है, तुम्हें अपनी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात समझ आ गई। गुरुवार हम आपको शत शत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें काम के लायक बनने की दिशा दे दी। अब हम जीवन में कामयाब अवश्य हो जाएंगे, लेकिन हमारा एक दोस्त जो पीछे रह गया, हमें उसका बहुत अफसोस है। लेकिन गुरुवार आपने हमारी मदद क्यों की? आप तो हमें जानते भी नहीं थे, फिर भी आपने हमारी मदद की, हमें दिशा दिखाई। बेटा तुम्हारी घर पे एक बुजुर्ग महिला है जो निरंतर भगवान से प्रार्थना करती थी। उनकी प्रार्थना के उत्तर स्वरूप मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा गया। जब जब भी तुम भगवान को पुकारोगे
तुम्हें वह उतनी बार उत्तर देंगे। वह जंगल से होते हुए समुद्र में जहाज पर बैठकर अपने गांव की तरफ अपने दोस्त के बिना बढ़े। वह बहुत दुखी थे। वह अपने गांव बर्फीपुर लौट आए। उधर राजू पहले ही अपनी दादी के पास बैठा उन्हें बता रहा था कि दादी माँ, हम एक जंगल में गए, जहां हम सो गए तो अचानक एक चुड़ैल हमारे सिर पर झूला झूल रही थी। वह बाकी तीनों की जान के बदले में मुझे साथ ले गई, लेकिन मुझे क्या पता कि वह मेरा भला करना चाहती थी। वह अच्छी चुड़ैल थी। उसने मुझे बाकी बुरी चुड़ैलों से बचाया और मुझे मुर्दा काटने का काम दिया। मुर्दा काट कर उसमें से सारे अंग अलग करने को बोला, तो मैंने यह काम किया। और जब मैं मुर्दा काट रहा था तब मुझे लगा इंसानी शरीर को काटना बहुत भय का काम है। अगर मैं यह कर सकता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, और ऐसे मेरे मन में काम करने का भय निकल गया। वह सब अपने घर वापस आए और अपने दोस्त को घर देख वह बहुत खुश हुए और अपनी दादी से मिले और नाग कन्या को भी उनसे मिलवाया। आज वह चारों बहुत अमीर बन गए। उन्होंने निरंतर मेहनत की और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति ठहरे। लोग उनके पास उनकी बुद्धिमत्ता को सुनने आते और उनकी कहानी जब उनको घर से बाहर निकाला था सुनने आते। नमस्ते, मैं स्वरा हूँ। आप मुझे बताएं कि आपको इस कहानी में से क्या अच्छा लगा।